और पूरी दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने कोहराम मचा रखा है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। भारत में भी कोरोना के इस नए वायरस ने रफ्तार पकड़ ली है। हर गुजरते दिन के साथ ओमिक्रॉन का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आंकड़े देश में 340 के पार पहुंच चुके हैं। अब तक सबसे ज्यादा 88 मामले महाराष्ट्र में सामने आए। दूसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या तेजी से आगे बढ़ रही है। यही वजह है कि दिल्ली समेत कई दूसरे राज्यों में पाबंदियों का दौर शुरू हो चुका है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बैठक की और बीमारी से निपटने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इसी से जुड़ी 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। कल ये बैठक हुई थी, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के तमाम आला अधिकारी भी उनके साथ इस बैठक में मौजूद थे और आगे क्या तैयारियां ओमिक्रॉन को लेकर होनी चाहिए, उसको लेकर विस्तार से चर्चा हुई। और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बढ़ते संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ देश में महामारी के ताजा हालात की समीक्षा की और वायरस को रोकने के लिए जरूरी कदमों के बारे में चर्चा की। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए हमें सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने दवा और ऑक्सीजन का स्टॉक कम नहीं होने देने के निर्देश दिए। पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन की रफ्तार और तेज करने और कम वैक्सीनेशन वाले जिलों में रफ्तार तेज करने की बात कही। उन्होंने कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा सैंपल इकट्ठा करने और लैब भेजने पर जोर दिया, ताकि ओमिक्रॉन के मरीजों का पता चल सके। बैठक में प्रधानमंत्री को बताया गया कि अब तक देश में 88% आबादी को पहली खुराक दी जा चुकी है। और इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि पूरे भारत में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की, विशेष रूप से ओमिक्रॉन पर चर्चा की। हमारी प्राथमिकता स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर बनाने, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने पर है। और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से चुनाव वाले राज्यों के लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि ओमिक्रॉन को किसी भी सूरत में फैलने से रोका जा सके। केंद्र की तरफ से जो निर्देश जारी किए गए हैं, उनमें वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए कहा गया है, खासकर उन जिलों में जहां वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है। इसके अलावा केंद्र ने राज्यों से त्योहारी सीजन से पहले स्थानीय प्रतिबंध लगाने पर विचार करने के लिए भी कहा है। केंद्र ने राज्यों को सतर्क रहने और मामले की पॉजिटिविटी, डबलिंग रेट और जिलों में नए मामलों के समूहों की निगरानी करने की सलाह दी है। और महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक रोज पहले मतलब गुरुवार को राज्य में ओमिक्रॉन के 23 नए मामले सामने आए, जिनमें 13 केस पुणे, 5 मुंबई और 2 ओस्मानाबाद में मिले, जबकि ठाणे, नागपुर और मीरा भाईंदर में एक मरीज सामने आए हैं। अब तक राज्य में कुल 88 ओमिक्रॉन के केस मिल चुके हैं। कोरोना मामलों की बात करें तो राज्य में कोरोना 1179 नए मरीज मिले और 17 लोगों की इस महामारी से मौत हुई। मुंबई कोरोना के 602 नए मामले सामने आए हैं और एक आदमी की इस बीमारी से मौत भी हो गई है। वहीं राज्य में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोविड-19 फोर्स की आपात बैठक बुलाई और कई जरूरी निर्देश भी दिए। और दिल्ली में लगातार तीसरे दिन कोरोना के 100 से ज्यादा मरीज सामने आए। पिछले 24 घंटे में राज्य में 118 नए केस सामने आए, जिससे एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 684 हो गई। 14 जुलाई के बाद दिल्ली में अब सबसे ज्यादा सक्रिय मरीज हैं। मतलब ये कि पिछले 5 महीनों के बाद ये एक्टिव मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामले और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अलग अलग विभागों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपनी टेस्टिंग क्षमता एक दिन में 3 लाख तक बढ़ा ली है। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में एक दिन में सबसे ज्यादा 26 से 27 हजार मामले सामने आए थे, लेकिन इस बार हम एक दिन में 1 लाख मामलों से निपटने के लिए तैयार हैं। केजरीवाल ने आगे कहा कि 2 महीने के लिए दवाइयों का स्टॉक भी तैयार किया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर डॉक्टरों की टीम घर घर जाकर जांच करने के लिए भी तैयार है। हमने 3 लाख टेस्ट डेली करने की अपनी कैपेसिटी बनाई है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 3 लाख टेस्ट्स दिल्ली में डेली हो सकें। अभी 60-70 हज़ार टेस्ट तक हम डेली करते हैं। अप्रैल के महीने में जो वेव आई थी उसमें 26-27 हज़ार केसेस डेली मैक्सिमम तक गए थे, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जब हुई थी। इस बार हमने अपनी तैयारी की है 1 लाख केसेस पर डे अगर होते हैं तो उसके लिए भी हमने तैयारी उसके हिसाब से की है। ऐसे ही टेस्ट के नतीजे आएंगे और ये पता चलेगा कि कोई व्यक्ति को कोरोना है, पॉजिटिव है, तो उसको तुरंत फ़ोन कॉल जाएगा हमारे यहाँ से और उसको कहा जाएगा कि आपसे अब दिल्ली सरकार लगातार संपर्क में रहेगी।
अगले दिन उसके यहाँ दिल्ली सरकार की तरफ से एक मेडिकल टीम उसके घर जाएगी, उसको एक किट दे के आएगी जिसमें उसकी दवाइयाँ होंगी, उसका इंस्ट्रक्शंस होंगे, ऑक्सीमीटर होगा, वो सारी चीज़ें उनको दे के आएंगी। और उसके बाद से डेली उसकी टेली काउंसलिंग, फ़ोन के ऊपर डॉक्टर्स जो हैं फ़ोन के ऊपर उनकी काउंसलिंग करेंगे 10 दिन तक, या जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। हमारे यहाँ पे 30 जो कन्फर्म्ड ओमिक्रॉन के अभी तक दिसंबर से लेके अभी तक एडमिट हैं, उसमें से 18 पेशेंट हमारे स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, डिस्चार्ज भी कर दिए हैं। और रोज़ हमारे पास एयरपोर्ट से 15 या 18 पेशेंट्स आते हैं जो कि सस्पेक्टेड होते हैं, और हम उनका टेस्टिंग करते हैं और उसके बाद उसका रिपोर्ट आता है जी। एक व्यक्ति को छोड़कर सारे लोगों को 2 डोज मिला हुआ है, फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, और 2 ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने इंग्लैंड में बूस्टर डोज भी लिया हुआ है। और पूरे देश में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। सरकार और प्रशासन की तरफ से लोगों से कोरोना नियम पालन करने की अपील की जा रही है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट की जो तस्वीरें सामने आई, उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि देश में कोरोना फैला भी है और ओमिक्रॉन का मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बाजार में खरीदारी करने के लिए लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। भीड़ की वजह से वहां पैर तक रखने की जगह नहीं दिखाई दे रही है। लोग चलने की जगह एक दूसरे से टकराते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए लोग मास्क तो पहने दिखे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नियम की धज्जियां उड़ती हुई दिखी। तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये सरोजनी नगर मार्केट है दिल्ली की। सरोजनी नगर मार्केट दिल्ली के व्यस्ततम मार्केट में से एक है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार जो भीड़ है इस मार्केट में रहती है और देश भर में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है और लगातार इसके केस आ रहे हैं। बावजूद इसके अगर हम मार्केट पर अगर नजर डालें तो जो मास्क है, लोग मास्क लगाए यहाँ पर कम ही दिख रहे हैं। भैया, मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? सर अभी गिर गया नीचे सर। ओमिक्रॉन का खतरा बहुत बढ़ रहा है। ठीक है सर, थोड़ा सा हो गया। कोई बात नहीं सर, मास्क लगाए हुए 24 घंटा रहते हैं। लोग मास्क लगाए दिखते हैं, हमें तो कुछ दिखे कुछ नहीं दिखे। नहीं, मास्क तो लगाते ही हैं। बहुत से लोग कोई खाने पीने के लिए रुक जाते हैं तो मास्क हटा लेते हैं, बाकी तो लगा रहता है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के देखते हुए आप चूंकि दुकानदार हैं, आपने क्या तैयारी की है, क्या प्रिपरेशन की है, आप आगाह किस तरीके से हुए हैं? हमने तैयारी पूरी कर ली है, मास्क लगा के रखते हैं, सैनिटाइज करके रखते हैं और दूरी बना के रहते हैं। हम पूरी तैयारी में हैं। देखिए, इस भीड़ में लगातार हम यहाँ पर लोगों को नज़ारा यहाँ पर दिखा रहे हैं। हालांकि लोगों ने मास्क लगा रखा है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं लगाए। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर युवा है कुछ, हम इनसे बात करते हैं। आपने मास्क नहीं लगाया है? तो इस तरीके से लोग हैं, लोगों के अंदर अभी भी पहली और दूसरी लहर के बाद भी लोगों के अंदर इस तरीके की जागरूकता नहीं आई है और लोग ये नज़ारा हमें देखने को मिल सकता है। ज़रूरत ऐसे व्यस्त मार्केट में है कि सजग होने की और एक तरीके से पहली और दूसरी लहर का जो खतरा लोगों ने देखा है, उस खतरे को देखते हुए अब सबक सीखने की। और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकारों ने पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए एक बार फिर पूरे राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। इसके अलावा स्कूलों को सिर्फ 50% बच्चों के साथ ही खोलने की अनुमति दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना पर एक बैठक भी की, जिसमें नए साल के मौके पर होने वाले कार्यक्रमों में जुटने वाली भीड़ पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि नए साल के कार्यक्रम में वही लोग शामिल होंगे जो वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके होंगे। जिम और कोचिंग क्लास में भी टीके की दोनों डोज ले चुके लोगों को ही आने की इजाजत होगी। सिनेमा हॉल में जाने के लिए 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना जरूरी होगा। मध्य प्रदेश में एक सुखद खबर है कि ओमिक्रॉन का कोई भी केस अभी तक नहीं मिला है। वैक्सीनेशन में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी स्थिति है। देश में हम लगभग अव्वल स्थान पर है। हमारा फर्स्ट डोज और सेकंड डोज बहुत तेजी से लग रहा है।
और गुजरात में भी ओमिक्रॉन के मामले में इजाफा हो रहा है। राज्य के वडोदरा में ओमिक्रॉन के 7 नए मामले सामने आए। गुजरात में अब तक ओमिक्रॉन के 30 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 5 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 111 नए मरीज मिले और बीमारी से 2 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा अहमदाबाद में 2 इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। वहीं गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उस मैक्सिमम लोगों को फैलाने की क्षमता ओमिक्रॉन की बहुत ज्यादा है, मगर दुनिया में ये एक तारण आया है, जो अभी तक के जो रिपोर्ट आए उसके ऊपर से एक निरीक्षण आया है कि ओमिक्रॉन में मॉर्टालिटी यानी मृत्यु दर बहुत कम है, उसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, मगर घातकता डेल्टा जितनी नहीं है, बहुत कम है। और अब बात छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की, जहां एक हाई स्कूल में पढ़ने वाले 23 बच्चे कोरोना की चपेट में आ गए। एक साथ 23 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने स्कूल को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है, तो वहीं बच्चों को होम क्वारंटीन किया गया है। ये बताया गया कि 2 दिन पहले स्कूल में पढ़ने वाले 50 बच्चों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें 23 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि किसी भी बच्चे में कोरोना के कोई लक्षण देखने को नहीं मिले। इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग की एक टीम बच्चों पर नजर रख रही है। राजकीय उच्च पाठशाला देलग में हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा कोरोना सैंपलिंग की गई और पाठशाला में उपस्थित 50 बच्चों में से 23 बच्चों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तत्काल प्रभाव से पाठशाला को जिलाधीश महोदय के आदेशानुसार आगामी आदेशों तक जो है वो बंद कर दिया गया है और बच्चों को अगले 14 दिन तक होम क्वारंटाइन कर दिया गया है और उन्हें हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो दवाइयाँ दे करके जो है वो घर भेजा गया है। और दक्षिणी भूमध्य सागर में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे 450 से ज्यादा शरणार्थियों की जान बचा ली गई। अफ्रीकी देशों के ये शरणार्थी बेहतर जिंदगी की तलाश में लीबिया से यूरोप की तरफ निकले थे, जिसके लिए उन्होंने रबर की छोटी नावों का सहारा लिया था और यही गलती उनकी जान के लिए मुसीबत बन गई। कमजोर नावें बीच समंदर में ही अटक गई। समंदर में लोगों के फंसे होने की जानकारी मिलने पर बचाव दल को रवाना किया गया। इस बचाव अभियान की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें बचाव कर्मी शरणार्थियों के करीब पहुंचते दिखे। जल्द ही सभी शरणार्थियों को बचाव दल के बड़े जहाज पर चढ़ा लिया गया। बचाव का ये अभियान देर रात तक भी जारी रहा। शरणार्थियों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, जिन्हें बचा लिया गया। और उत्तर प्रदेश के कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन और पान मसाला कारोबारी के अग्रवाल के घर पर इनकम टैक्स के अधिकारियों की एक टीम ने छापा मारा। इस छापेमारी में अब तक 150 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है। खबर है कि नोटों की गिनती के लिए एसबीआई के अधिकारियों की मदद ली जा रही है। बताया गया कि गुजरात के अहमदाबाद से आई इनकम टैक्स के अधिकारियों ने यह छापेमारी की कार्रवाई की। प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गाय का जिक्र किया। उन्होंने वहां विकास से जुड़ी 22 परियोजनाएं शुरू की, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। लेकिन इन सब में एक परियोजना सबसे खास रही और वो है बनास डेयरी संकुल, जिसका मकसद है पूर्वांचल में डेयरी इंडस्ट्री को मजबूत बनाना। वाराणसी में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखकर प्रधानमंत्री ने इसी की शुरुआत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने दूध का कारोबार फलने फूलने की उम्मीद तो जताई ही, साथ ही गाय के मुद्दे पर इशारों में विरोधियों पर हमला भी कर दिया। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है। बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखे जाने से लोग भी खुश दिखे। दूध का प्लांट लगने वाला, इससे फायदा होगा आपको? जी क्यों नहीं होगा, इसीलिए तो लगाए हैं। जो बेरोजगारी इंसान बैठे हैं उनका रोजगार लगेगा। करीब 30 एकड़ जमीन पर फैली इस डेयरी का निर्माण 450 करोड़ से ज्यादा की लागत से किया जाएगा, जिसमें रोजाना करीब 5 लाख लीटर दूध का उत्पादन होगा।
और जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि खबर है अनंतनाग जिले में, जहां सुरक्षा बल के जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। मुठभेड़ की घटना तब हुई जब सुरक्षा बल को इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली। इसके बाद पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, लेकिन जैसे ही सुरक्षा बल के जवान आतंकियों के नजदीक पहुंचे, दहशतगर्दों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। खबर है कि इलाके में 2 से 3 आतंकी छिपे हैं, जिन्हें सुरक्षा बल के जवानों ने घेर लिया है। लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मुठभेड़ शुरू हो गई है। और दिल्ली के संगम विहार में एक दिल दिला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां पर बदमाशों ने एक लड़के की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी, जबकि उसके साथी को भी बुरी तरह से घायल कर दिया गया। वीडियो सामने आने के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये बताया गया कि दोनों लड़के देर रात अपने घर लौट रहे थे, लेकिन पहले से ही घात लगाकर बैठे बदमाशों ने उन्हें रोका और लूटपाट शुरू कर दी। लेकिन जब लड़कों ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो 2 लड़के सड़क पर चलते हुए नजर आए। इसी दौरान वो हमलावर भी वहां पहुंचे और लड़कों को रोककर लूटपाट करने लगे। लेकिन लड़कों ने इसका विरोध किया तो वो इतना भड़क गए कि उन्होंने दोनों पर हमला कर दिया। सामने आई तस्वीरों में एक बदमाश लड़के को लात और घूंसों से पीटता हुआ दिखा। इस पर भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसने सड़क किनारे पड़ा पत्थर उठा लिया और लड़के पर वार करना शुरू कर दिया। वो लड़का बेसुध हो गया, लेकिन हमलावरों पर तो जैसे खून सवार हो चुका था। एक दूसरा बदमाश भी वहां पहुंचा और वो जमीन पर गिरे लड़के की गर्दन पर चढ़ गया, जबकि दूसरा पत्थर से लगातार वार करता रहा। इसी तरह दूसरे लड़के को भी जमकर पीटा गया। एक हमलावर ने तो बड़ा सा पत्थर उठाकर उसके सिर पर दे मारा। हैवान बन चुके बदमाशों का जी यहीं पर नहीं भरा। वो बेसुध हो चुके लड़कों को खींचते हुए किनारे नाले तक ले गए और पानी में फेंक दिया। एक लड़के ने जब नाले से निकलने की कोशिश की तो उसे लात मारकर दोबारा नाले में गिरा दिया गया। ये खूनी खेल काफी देर तक चलता रहा। इस दौरान एक मोटरसाइकिल सवार भी वहां से गुजरा, लेकिन उसकी भी बदमाशों को रोकने की हिम्मत नहीं हुई। लूटपाट करने के बाद हमलावर टहलते हुए वहां से फरार हो गए। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने नकली नोटों के एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। साथ ही पुलिस ने पाकिस्तान से भेजे गए 8 लाख रुपए के नकली नोटों की एक खेप भी बरामद कर ली। ये सभी नकली नोट 2-2 हजार रुपए के थे। इसके अलावा गिरोह में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जिनसे हुई पूछताछ में इस बात का पता चला कि यह गिरोह पाकिस्तान में छपे नकली नोटों को नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते भारत भेजता था। यही नहीं, पूछताछ में उन्होंने यह भी कबूल किया कि वो पिछले 2 साल में 2 करोड़ रुपए के नकली नोट भारत में खपा चुके हैं। और इस बार तो उन्होंने इसे बांग्लादेश और फिर पश्चिम बंगाल के मालदा के रास्ते दिल्ली तक पहुंचाया था, जिसके बाद पुलिस अब इस गिरोह के दूसरे आरोपियों को पकड़ने में जुट गई। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के मुताबिक पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद, किशनगंज और मालदा ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर दर्जनों की तादाद में नकली नोटों के तस्कर मौजूद हैं। और कांग्रेस नेता और पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने बड़ा बयान दिया है। कुरैशी ने न्यूज 18 इंडिया से कहा कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मौत के साए में जिंदा है। मुझसे पूछा गया था कि क्या उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पे जानबूझकर ज्यादा ज्यादती होती है? मैंने कहा होती है, और अब भी कह रहा हूं होती है। यूपी सरकार ने मुसलमानों की जिंदगी तंग कर दी है। यूपी सरकार में मुसलमान मौत के साए में जिंदा हैं। इतना उनको दबाया गया है, इतना अत्याचार हो रहा है उनके ऊपर। यस, मैं कह रहा हूं आपसे, दे आर लिविंग अंडर द शेडो ऑफ डेथ। वहीं शिवसेना नेता आनंद दुबे ने कुरैशी के बयान का समर्थन किया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व गवर्नर अजीज कुरैशी जी अगर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान डरा हुआ है, तो देखिए अजीज कुरैशी जी एक अनुभवी नेता रहे हैं, गवर्नर रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं तो केवल मुसलमान ही नहीं डरा हुआ है, सभी जाति सभी धर्म के लोग डरे हुए हैं। अभी चुनाव आने वाले हैं, तो आप देखिए कि वहां पर किस प्रकार से चुनाव हो रहे हैं। एक विशेष वर्ग को यदि आप डरा धमकाकर उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, तो जरूर इस पर आप पर आरोप लगेंगे। और उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। ये बताया गया कि दुकान के ऊपर से गुजरने वाली बिजली की हाई वोल्टेज लाइन टूट गई, जिससे निकली चिंगारी ने कुछ मिनट में ही पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। वहां से आग की भीषण लपटें उठती हुई नजर आईं। आग इतनी जबरदस्त थी कि उसे देख इलाके के लोग सहम गए। बाद में किसी तरह लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। इस बीच जानकारी मिलने पर दमकल की गाड़ी भी वहां पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। काफी देर की कोशिश के बाद आग बुझा ली गई, लेकिन तब तक दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया।
राजस्थान के जोधपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां बीच सड़क पर पेशी के लिए जा रहे एक कैदी को कुछ बदमाशों ने पुलिस की मौजूदगी में गोली मार दी, जिसकी गवाही दी वहां से आए एक सीसीटीवी वीडियो ने। इसमें एक पुलिस वाला उस कैदी को पकड़कर सड़क पार करवाता नजर आया। तभी पीछे से आए दो लड़कों ने उसके बिल्कुल पास आकर उस पर फायरिंग कर दी। जैसे ही गोली लगी वो कैदी जमीन पर गिर पड़ा और जब तक कोई कुछ समझ पाता दोनों लड़के उल्टे पांव वहां से भाग खड़े हुए। वीडियो में दिखा कि ये दोनों लड़के इस वारदात के लिए काफी देर से रेकी कर रहे थे। वो दोनों सड़क पर अलग अलग जगह खड़े होकर उसका इंतजार करते दिखाई दिए, जिसके बाद उसके निकलते ही दोनों ने एक साथ उस पर हमला बोला और गोली मारकर वहां से फरार हो गए। जोधपुर पुलिस ने दावा किया कि कैदी को 4 गोलियां लगी और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। और बिहार के मुंगेर से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां पर खाद लेने पहुंचे किसानों को पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। बताया गया कि बिहार के ज्यादातर इलाकों में खाद की किल्लत है। ऐसे में जब किसानों को खेप आने की जानकारी मिली तो दुकान के बाहर वो इकट्ठा हो गए। लेकिन खाद खरीदने की होड़ में किसानों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसके बाद वहां तैनात पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। बताया गया कि किसान कई दिनों से खाद का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में जब खाद की खेप पहुंची तो लंबी लाइनों में लगे किसानों के सब्र का बांध टूट गया। किसी तरह खाद लेने की होड़ में वो आपस में भिड़ने लगे। हालात ऐसे हो गए कि भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा, लेकिन पुलिस ने आते ही किसानों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। जो भी लाइन से बाहर खड़ा था उसकी जमकर पिटाई की गई और वहां से दूर भगा दिया गया। खाद के बदले किसान को लाठी मिलता है, ये कहाँ का इंसाफ है? सफाई देने उतरे कृषि अधिकारी ने खाद की किल्लत की बात तो मानी, लेकिन लाठीचार्ज की बात से साफ इनकार कर दिया। पुलिस जो है लाइन लगाने में ऐसे डरा धमका रहा होगा। यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा और कई लोग तो लाठियां खाने के बावजूद खाद के लिए लाइन में लगे रहे। इजराइल की वायुसेना के हवा में खतरनाक स्टंट करने का एक वीडियो सामने आया। वहां वायुसेना के पायलटों की ग्रेजुएशन सेरेमनी पर एक एयरफोर्स बेस पर शानदार एयर शो रखा गया, जिसकी सामने आई तस्वीरों में हजारों फीट की ऊंचाई पर इजरायली एयरफोर्स के विमान ऐसे करतब करते दिखे कि कोई भी दांतों तले उंगली दबा ले। विमानों के बाद इजरायल के फाइटर जेट्स ने धमाल दिखाया, लेकिन F-16 लड़ाकू विमान ने तो मैदान ही मार लिया। उसकी टोली ने आसमान में धुआंधार इतने फ्लेयर छोड़े कि हर कोई देखता रह गया। फिर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर इजरायल और उसकी सेना के झंडे लेकर एयरफोर्स ग्रेजुएट्स के ऊपर से उड़ते दिखे। इसके बाद तो नए नवेले पायलटों ने दौड़ लगा दी और फिर अपनी ग्रेजुएशन हैट हवा में उछालकर सेरेमनी पूरी की। इस कार्यक्रम में इजरायल के राष्ट्रपति भी शामिल हुए, जिन्होंने ग्रेजुएशन सेरेमनी को अपने देश के दुश्मन ईरान को चेतावनी देने का मंच बना लिया और ईरान को एक टाइम बॉम्ब बता दिया। ईरान היא פצצת זמן מתקתקת שמאיימת על ישראל। राष्ट्रपति के अलावा इजरायल के रक्षा मंत्री भी ग्रेजुएशन सेरेमनी में शामिल हुए। क्या और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक आतंकी ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बल ने एक आतंकी मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर अनंतनाग से 2 आतंकी घेरे जाने की खबर है, जिसमें से एक आतंकी मार गिराया गया है। दोनों तरफ से फायरिंग अभी भी जारी है, यानी कि अनंतनाग में इस वक्त सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़ चल रही है। सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया गया। जब ये खबर मिली कि अनंतनाग में कुछ आतंकी छिपे हैं, 2 से 3 आतंकी के छिपे होने की वहां पर खबर मिली थी, उसके बाद से ही लगातार सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर आ गए, एक्शन मोड पर आ गए। वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया और आपको बता दें कि एक आतंकी को ढेर भी इस वक्त कर दिया गया है। रिफत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रिफत, और क्या जानकारी मिल पा रही है? तो देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अनंतनाग जम्मू कश्मीर की घटना है। इलाके में सुरक्षा बल अभी भी वहां पर मुस्तैद हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। 2 से 3 आतंकी छिपे होने की वहां पर खबर मिली थी, उसके बाद से ही दोनों ओर से फायरिंग भी हुई और एक आतंकी के ढेर होने की खबर है। हालांकि 2 आतंकी अभी घेरे जाने की खबर मिल पा रही है। दोनों तरफ से फायरिंग लगातार जारी है। रिफत अब्दुल्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिफत, क्या जानकारी और मिल पा रही है? देखिए, ये आर्मनी एरिया है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, साउथ कश्मीर में। वहाँ पे सुरक्षा बलों को पता चला था कि वहाँ पे मिलिटेंट छुपे हैं। फॉरेन कोऑर्डिनेशन सर्च ऑपरेशन आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस ने लॉन्च किया और उसके बाद फायरिंग का सिलसिला लगातार जारी रहा। अभी जो खबर आ रही है, एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कम से कम एक और मिलिटेंट वहाँ पे हो सकता है, जिनके साथ जो है मुठभेड़ जारी है। फायरिंग लगातार हो रही है। हालांकि थोड़ा सा बारिश भी थी इस एरिया में, लेकिन ऑपरेशन जो है रात को ही लॉन्च किया गया। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। एक मिलिटेंट मारे जाने की खबर आ रही है। ये साउथ कश्मीर का अनंतनाग का डिस्ट्रिक्ट है, जहां पे ये मुठभेड़ चल रही है। जी, मुठभेड़ अभी भी लगातार जारी है और एक आतंकी इस वक्त ढेर कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है।
और संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूएनडीपी ने भारत सरकार के जिलों में विकास की योजना एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम की तारीफ की। यूएनडीपी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सरकार का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम एक सफल मॉडल है क्योंकि इससे स्थानीय स्तर पर विकास हुआ। यूएनडीपी ने जो ट्वीट किया उसमें इसे 2021 के बेहतरीन मॉडल में एक बताया गया है और कहा गया है कि जिलों में विकास की इस योजना से दूर दराज के इलाकों के लोगों को जोड़ा गया, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा मिला। यही नहीं, यूएनडीपी ने विकास के इस मॉडल को अन्य देशों को अपनाने की सलाह तक दे डाली। और वहीं नीट पीजी काउंसलिंग जल्द कराने की मांग को लेकर इंदौर के जूनियर डॉक्टरों की बेमियादी हड़ताल से एमवाई हॉस्पिटल में मरीजों की मुसीबत अब बढ़ गई है। हड़ताल के कई दिन बीत जाने के बावजूद सरकार की तरफ से बातचीत की पहल नहीं हुई। तो नाराज जूनियर डॉक्टरों ने अपनी बात कहने का अनोखा तरीका निकाला। कोरोना से लड़ाई में जनता ने जिस तरह थाली बजाकर डॉक्टरों का हौसला बढ़ाया था, कुछ उसी अंदाज में जूनियर डॉक्टर थाली बजाकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते नजर आए। एमवाई हॉस्पिटल के मेन गेट से प्रदर्शन शुरू हुआ और हड़ताली डॉक्टर परिसर का चक्कर लगाने लगे। इस दौरान आंदोलनकारी नारेबाजी भी करते रहे। आंदोलनकारियों ने बताया कि नीट पीजी काउंसलिंग नहीं होने से नए जूनियर डॉक्टरों की भर्ती नहीं हुई, जिसकी वजह से उन पर काम का भारी बोझ आ गया। जूनियर डॉक्टरों ने दावा किया कि लगातार घंटों काम करने की वजह से वो थकान और तनाव से जूझ रहे हैं, जिसका असर मरीजों की देखभाल पर पड़ रहा है। क्रिसमस से पहले जबरदस्त जाड़े और बर्फीले तूफान ने रूस पर ऐसा सितम ढाया कि वहां कुछ जगहों पर तापमान करीब -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। वैसे तो रूस में हर साल ही कड़ाके की ठंड पड़ती है और वहां के लोगों को इसे बर्दाश्त करने की आदत भी है, लेकिन इस बार इतनी बर्फ गिर रही है कि लोग ठिठुरने को मजबूर हैं। और राजधानी मॉस्को से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें लोग ऊपर से नीचे तक गर्म कपड़ों में बिल्कुल पैक्ड दिखे। मॉस्को में इस हफ्ते औसत तापमान -22 डिग्री सेल्सियस रहा है, जबकि पिछले साल इसी दौरान वहां का औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, माइनस तक नहीं गिरा था। रूस के कब्जे वाले क्राइमिया का हाल तो और भी बुरा दिखा। तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक गिरने से वो हिम प्रदेश बना नजर आया। वहां की हर चीज बर्फ में ढकी दिखी। सड़कों पर पहले ही बर्फ बिछी थी, उस पर आसमान से और बर्फ बरसती रही। रूस के याकुत्स्क शहर में भी हर तरफ बर्फ का कब्जा नजर आया। ऐसा मौसम कि एयरपोर्ट के रनवे पर बड़े बड़े हवाई जहाज तक दिखने मुश्किल हो गए। नतीजा ये हुआ कि कई उड़ानें सस्पेंड करनी पड़ी। रूस के एक दूसरे इलाके में तो लोगों को हाड़ कपा देने वाली ठंड से बचाने के लिए सड़क किनारे 24 घंटे चालू रहने वाले हीटिंग टेंट लगा दिए गए, ताकि अगर राह चलते मुसाफिर बर्फीले तूफान में फंस जाएं तो वहां पनाह ले सकें। रूस के कुछ इलाकों से सामने आई तस्वीरों में तो टेंटों के अंदर खाने पीने का इंतजाम भी दिखा। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के ब्राह्मण समुदाय पर दिए विवादास्पद बयान के खिलाफ पटना में अनोखा प्रदर्शन हुआ। ये प्रदर्शन ब्राह्मण समुदाय के कुछ संगठनों ने किया। रविवार को जीतन राम मांझी ने ब्राह्मणों पर विवादास्पद बयान दिया था, जिसके खिलाफ ब्राह्मण समुदाय के कुछ संगठनों ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में नारे नहीं लगे, बल्कि शुद्धिकरण किया गया। वैसे ये लोग निकले तो थे मांझी के घर जाकर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने और उनके कार्यालय का शुद्धिकरण करने, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। शुद्धिकरण के लिए गंगा का जल लेकर निकले हैं, तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, और पुलिस उनको यहाँ पर रोकी हुई है। पुलिस ने रोका तो ये लोग वहीं सड़क पर बैठे और शुद्धिकरण की विधि करने लगे। सड़क पर ही पूजा हुई और फिर वहीं बैठकर इन लोगों ने प्रसाद खाया, जिसके बाद मांझी का विरोध करने वाले इन लोगों ने उन्हें रोके जाने पर तीखे तेवर दिखाए। हम ब्राह्मण हैं, हम लोग भोजन मांगने आए, उनके यहाँ वस्त्र मांगने आए, हम भिक्षा मांगने आए, तो भिक्षा दे ना। ये सारा बवाल जीतन राम मांझी के रविवार को दिए बयान पर हुआ, जिसमें उन्होंने लोगों के घर पूजा पाठ करवाने आने वाले ब्राह्मणों का जिक्र करते हुए विवादास्पद बयान दिया था। इतनों भी शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको दे देंगे। मांझी के इस बयान के बाद से ही बवाल मचा हुआ है और पटना में उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।